चलो बच्चों, ऐसा है कि कल हम लोगों ने देखा था कि वाटर कंटेंट निकालने के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। तो कई मेथड्स हम लोगों ने देखे थे। वो ओवन ड्राइंग मेथड देखा था, फिर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड देखा था। तो ओवन ड्राइंग मेथड हमने देखा था निकालने का, जो एक्यूरेट मेथड था, लैब में था। उसके बाद सैंड रिप्लेसमेंट मेथड देखा था, और मेथड हमने देखे थे, अल्कोहल मेथड देखा था, और रेडिएशन मेथड देखा था, और हमने जो है वो पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट निकालना भी देखा था। एक टेस्ट को छोड़ के बाकी सब टेस्ट में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लिए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मतलब जहाँ पे हमको वाटर कंटेंट जिस जगह की निकालनी होती है, वहाँ से हम रिप्रेजेंटेटिव मिट्टी का सैंपल उठाते हैं और उसे टेस्ट करके उसका जलांश वाटर कंटेंट निकालते हैं। सिवाय एक टेस्ट को छोड़ के जो रेडिएशन मेथड है, रेडिएशन मेथड में इन सीटू जो है, जो इन फील्ड है, वहाँ पे हम वाटर कंटेंट को निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो आज हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे, और ये प्रॉपर्टीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडेक्स प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉइल की बिहेवियर को, इंजीनियरिंग बिहेवियर को क्लासीफाई करने में या वर्गीकृत करने में मदद करती है। तो बेसिकली जो भी हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे वो टेस्ट होंगे जो हेल्प करेंगे हमको क्या करने में, सॉइल को क्लासीफाई करने में, मृदा का वर्गीकरण करने में। तो सबसे पहला जो है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है, या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, पार्टिकल को साइज के अकॉर्डिंगली उसका क्या बिहेवियर है। जैसे एक सॉइल लेंगे तो उसमें एक सॉइल का सैंपल लेंगे तो अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स होंगे। तो किसके साइज़ के पार्टिकल हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो एक ग्राफ बनाएंगे जिसे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बोलेंगे। तो जो ग्रेन साइज एनालिसिस है, इसका पूरा मतलब यही है कि अल्टीमेटली उस सॉइल के अंदर किसके साइज़ के पार्टिकल हैं और कितने पार्टिकल हैं, ये एनालिसिस हमको करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि मिट्टी के अंदर कणों का बहुत बड़ा रोल है, और कण किस साइज़ के हैं ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सीव एनालिसिस हम पढ़ते हैं। सीव एनालिसिस मतलब छलनी एनालिसिस, छलनी के एनालिसिस। सीव एनालिसिस में क्या होता है, कई सेट ऑफ छन्नी होती हैं, छन्नियाँ होती हैं ढेर सारी, और ये छन्नी का साइज़ जो होता है वो फिक्स होता है, और वो हमको IS कोड के हिसाब से फिक्स होता है, जो IS कोड के हिसाब से हम रखते हैं, और वो साइज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। और उस छन्नी के साइज़ में क्या होता है, जो बड़ा छन्नी का साइज़ होता है ऊपर रखा जाता है, उससे बारीक साइज़ नीचे रखा जाता है, एंड सो ऑन। और उसके बाद मिट्टी उसमें रखी जाती है जिसका हमें साइज ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रॉ करना होता है, और हम उसको छानते हैं। तो सीव को हम क्या करते हैं, शेक करते हैं। शेक हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैनुअली शेक करें, या सबसे बढ़िया होता है कि शेकर्स होते हैं जिसको सीव शेकर्स कहा जाता है। उस सीव शेकर्स में ये पूरे सेट ऑफ सीव रख देते हैं, और जो लास्ट वाला होता है वो एक पैन होता है जिसमें छलनी नहीं होती, ताकि जो बची मिट्टी है वो सारी उसमें इकट्ठी हो जाए। और छानने के बाद हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हर साइज़ में कितनी कितनी मिट्टी रुक गई। तो कितनी मिट्टी रुक गई ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। दो तरह से हम एनालिसिस करते हैं सीव एनालिसिस की। एक तो होती है कोर्स एनालिसिस, एक होती है फाइन एनालिसिस। सीव एनालिसिस जो यूज़फुल होती है, या पूरा आप कहिए ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो यूज़फुल होता है, वो किस तरह के सॉइल के लिए होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए यूज़फुल होता है। ये चार्ट कोर्स ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए यूज़फुल होता है। कोर्स एनालिसिस में इसको हम कहते हैं ग्रेवल फ्रैक्शन, इसको हम कहते हैं सैंड फ्रैक्शन। यहाँ पे जो सीव का साइजेज होता है
आप जानते हैं कि 80 mm से ग्रेवल शुरू होता है और कहाँ तक होता है 4.75 mm तक होता है ग्रेवल का साइज़। तो 80 के बाद जो मीडियम ग्रेवल होती है वो 20 mm, 10 mm और 4.75 mm। तो ये छन्नियाँ होती हैं। ठीक है, तो ग्रेवल फ्रैक्शन की जब हम एनालिसिस करेंगे तो ये 4 साइजेज IS कोड ने हमको बताए हुए हैं, जिसमें हम सीव साइजेज हैं। सीव साइज मतलब क्या होता है, जैसे 20 mm की सीव देखेंगे तो इस छन्नी में आप देखेंगे कि इस तरह से जाली टाइप की होगी स्क्वायर शेप में, और इस जाली का अगर कोई एक डायमेंशन लेंगे तो 20 mm होगा स्क्वायर शेप में। ये जो है कोर्स एनालिसिस के लिए ये सीव सेट यूज़ होता है। फाइन एनालिसिस सैंड के लिए 4.75 mm, 2 mm, 1 mm, फिर 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। ये सीव के सेट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। ठीक है, 75 माइक्रोन से जो बारीक सॉइल होती है उसमें सीव एनालिसिस यूज़ नहीं होती, उसमें वेट एनालिसिस यूज़ की जाती है। तो 75 माइक्रोन से जो फाइनर सॉइल है, 75 माइक्रोन से फाइनर सॉइल का जब साइज हम निकालते हैं तो उसके लिए हम वेट एनालिसिस करते हैं। वेट एनालिसिस करते हैं तो सीव एनालिसिस जाहिर सी बात है ड्राई एनालिसिस है, मतलब मिट्टी को सूखा रखा जाता है। और वेट एनालिसिस में क्या होता है, मिट्टी को हम वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं, और हाइड्रोमीटर की मदद से, दो इक्विपमेंट्स हैं, हाइड्रोमीटर या पिपेट मेथड से हम क्या करते हैं, पार्टिकल का साइज निकालते हैं 75 माइक्रोन से जब फाइनर सॉइल होती है। तो दो चीज़ें समझिए कि जो 75 माइक्रोन से ऊपर है, मतलब ग्रेवल या सैंड है, तो इसके लिए हम सीव एनालिसिस करते हैं। और 75 माइक्रोन से बारीक जो सॉइल है वो क्या होगी, सिल्ट होगी या क्ले होगी। तो सिल्ट या क्ले की जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं या वेट एनालिसिस करते हैं। तो वेट एनालिसिस के बेस पे हम पार्टिकल का साइज़ निकालते हैं, और ये सारे पार्टिकल का साइज़ निकाल के हम एक कर्व बनाते हैं, उसको कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहीं पे मैं जोड़ दूँ तो अल्टीमेटली जितने टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे उससे हमको क्या मिलेगा, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व मिल जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक्स हैं। और ये जो सीव एनालिसिस है इसका IS कोड है, ये याद कर लीजिए, आप देखना चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। दैट इज़ 460 1962 रिवाइज्ड, ये IS कोड है। इस IS कोड में कंप्लीट सीव एनालिसिस का प्रोसेस दिया हुआ है। लैब में जब आप सीव एनालिसिस करेंगे तो उसका कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे। थ्योरी क्लास में हमारा ज़्यादा जो एम्फेसिस होगा वो उसके इम्प्लीकेशंस पे होगा, इन टेस्ट से क्या मतलब हम समझते हैं ये होगा, और जनरल ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो देखिए क्या है, जो भी सेट ऑफ सीव होता है इस पे हम क्या करते हैं, जो भी सेट ऑफ सीव होता है इस पे हम देख लेते हैं कि कितनी कितनी मिट्टी हमारी जो है वो रिटेन हो रही है, कितनी कितनी मिट्टी रुक रही है। सपोज कर लीजिए ये सीव सेट हम मान लेते हैं, ये 4 सीव का सेट मान लेते हैं, और मान लेते हैं हमने 1 kg मान लीजिए सॉइल ली। सपोज कर लीजिए 1 kg सॉइल ली। 1 kg सॉइल में मान लीजिए जो सॉइल रिटेन हुई, रुकी, 100 ग्राम इसमें रुक गई, सपोज कर लीजिए 200 ग्राम इसमें रुक गई, सपोज कर लीजिए 50 ग्राम इसमें रुक गई, 100 ग्राम इसमें रुक गई। ठीक है, या 150 ग्राम इसमें रुक गई, हर फिगर अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 किलो का, और ये लास्ट फिगर मान लीजिए ये 4.75 था, ये 2 था, ये 40 था और ये 80 था, यही साइज थे। 80 20 नहीं 80 20 और 10 ये सीव साइज था। ठीक है,
और 1 किलो मिट्टी ली और उसके बाद हमने सीव सेकर में इसे 15 से 20 मिनट तक इसको शेक किया। शेक करने के बाद क्या है, हर एक सीव में कुछ ना कुछ मिट्टी रुक जाएगी। मान लीजिए इसमें 100 ग्राम मिट्टी रुक गई, इसमें 200 ग्राम मिट्टी रुक गई, इसमें 50 ग्राम मिट्टी रुक गई, इसमें 150 ग्राम मिट्टी रुक गई। तो इसमें कितनी मिट्टी रुकी, अगर हम परसेंटेज की बात करें, टोटल मिट्टी से कितनी मिट्टी रुकी, 10% रुकी। ठीक, तो ये कहलाएगा परसेंटेज ऑफ सॉइल रिटेन्ड, जो इसमें रुकी। इसमें कितनी रुकी, 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, 20% रुकी। इसमें फिर 5% रुकी और इसमें 15% रुकी। इतनी परसेंट सॉइल इन रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वेट ये सॉइल रुक गई। अब अगर हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालें, देखिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सॉइल रिटेन्ड, यदि ये वैल्यू हम निकालें तो ये हो गई 10%, इसे जोड़ दीजिए पहली वाली से 30%, ये हो गई 35% और ये हो गई 50%। और ये सबको जोड़ोगे आप तो देखिए ये 200 हुआ, 200 400 और एक 500। 500 ग्राम मिट्टी इसमें रिटेन हुई और 500 जो है 4.75 से पास ऑन हो गई। तो ये देखिए 50% इसमें रिटेन हो गई और 50% पास हो गई इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। ठीक है, तो परसेंटेज हमने क्या किया, पहले जो भी सीव लेंगे उसमें हम मिट्टी को लेंगे, मिट्टी के बाद उसे शेक करेंगे। जब शेक करेंगे तो क्या होगा, जो ये हमेशा क्रम याद रखिएगा, जो भी क्रम होगा वो घटते हुए क्रम में होगा, बड़ा साइज़ ऊपर होगा, छोटा साइज़ नीचे होगा, तभी वो छन्नी से नीचे जाएगा। और लास्ट में एक पैन होगा जहाँ पे रिमेनिंग 500 ग्राम इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई छन्नी नहीं लगी है तो ये 500 ग्राम सारी इकट्ठी हो जाएगी। ये फिर इस एनालिसिस में काम आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारा पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि हमने जो है किसी तरह से ये निकाल लिया कि कितनी सॉइल इस पर रिटेन हो रही है। रिटेन से हमको पता चल गया कि क्यूमुलेटिव रिटेन कितनी हो रही है। क्यूमुलेटिव रिटेन से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितनी परसेंट सॉइल पास हो रही है, कितने परसेंट सॉइल पास हो रही है। परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू सीव। तो देखिए अगर 10% यहाँ रिटेन हो रही है तो यहाँ सॉइल कितनी पास हो रही है, 90% सॉइल पास हो रही है। ठीक, इसी तरह यहाँ पे कितनी पास हो रही है, 70% सॉइल पास हो रही है। इसको घटाते जाइए, यहाँ कितनी पास हो रही है, 65% सॉइल पास हो रही है। यहाँ कितनी हो रही है, 50% सॉइल पास हो रही है। ठीक है, तो ये जो है परसेंटेज सॉइल पासिंग है। तो परसेंटेज पासिंग हम कैसे निकालते हैं, हर एक छन्नी में परसेंटेज पासिंग हम कैसे निकालते हैं, जो क्यूमुलेटिव सॉइल रिटेन्ड, ठीक, कितनी रिटेन्ड हुई और इसको हम क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव सॉइल रिटेन्ड विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग। ठीक है, थ्रू ए पर्टिकुलर साइज। तो हर एक साइज की सीव में से कितना परसेंट सॉइल पास हो रही है हम वो निकाल लेते हैं। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे परसेंटेज रिटेन निकालते हैं और परसेंटेज पासिंग निकालते हैं। तो जो सीव एनालिसिस होती है, इस सीव एनालिसिस का हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो होता है परसेंटेज पासिंग निकालना, कितने परसेंट सॉइल जो है वो इससे पास हो गई। तो परसेंट पास निकालने के लिए हमने पूरी एनालिसिस देख ली। परसेंट पास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं कि कितनी सॉइल रिटेन हुई, उस रिटेन की फिर हम क्यूमुलेटिव रिटेन परसेंटेज निकालते हैं और 100 में से क्यूमुलेटिव रिटेन परसेंटेज घटा देते हैं तो हमको परसेंट पासिंग मिल जाती है। ये परसेंट पासिंग किससे है, ये पहली सीव जो 80 mm से कितना परसेंट पास हुई, 20 mm सीव साइज से कितना परसेंट पास हुई, 10 mm साइज से कितना परसेंट पास हुई, 4.75 से कितना पास हुई, या 2 mm से कितना पास हुई, या 600 माइक्रोन से कितना पास हुई। तो जब ये पूरी आप कोर्स एनालिसिस और फाइन एनालिसिस करेंगे सीव की, तो आपको हर एक सीव जो सीव का साइज़ है उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ सॉइल इससे पर्टिकुलर साइज से पास हो गई। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आगे हम देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरह पास होता है, लेकिन अभी हमारे पास एक डिस्कशन रह गया कि जो 75 माइक्रोन से छोटी सॉइल होगी इसका हम क्या करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि इफ़ द सॉइल इज़ लेस देन 75 माइक्रोन सॉइल, तब हम इसका क्या करेंगे।
तो देखिए एक बार फिर से क्विकली रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो एनालिसिस है वो कोर्स सीव एनालिसिस और फाइन सीव एनालिसिस, ये सीव एनालिसिस है। इसमें ग्रेवल और सैंड की मेन एनालिसिस होती है और ये सीव के सेट्स होते हैं जिसमें हम एक निश्चित क्वांटिटी ऑफ सॉइल डाल देते हैं, उसके बाद सीव सेकर में से रख देते हैं और इसे छानते हैं। उसके बाद जितनी मिट्टी पास हो जाती है वो हम देख लेते हैं। तो हर पास देखने के लिए हम क्या करते हैं, हर छन्नी में देखते हैं कितनी सॉइल रिटेन हुई और एक क्यूमुलेटिव रिटेन परसेंटेज निकालते हैं और उसको 100 में से घटा देते हैं, तो हमको मिल जाता है कि प्रत्येक साइज से कितनी प्रतिशत मृदा पास हो गई। ठीक है, तो आप अगर इतना थ्योरी में भी लिख देंगे तो वो चीज़ आपकी आ जाएगी, आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए फाइन एनालिसिस करते हैं, या फाइन को ये कोर्स एनालिसिस हो गई, फाइन एनालिसिस हो गई, सीव एनालिसिस हो गई। अब 75 माइक्रोन से जो छलनी पास हो जाएगी, जो सॉइल पास हो जाएगी, देखिए जो 75 माइक्रोन से छोटे कण होते हैं उनको हम सीव एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। उसका एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है कि जब 75 माइक्रोन से छोटी सॉइल हो जाती है तो उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनमें स्पेसिफिक फोर्सेस आपस में लगने लगते हैं, जिसके कारण उसमें कोहेसिव प्रॉपर्टी भी रहती है और वो छलनी को क्लॉक कर देते हैं। तो अगर आप उससे छोटा साइज लेंगे तो पार्टिकल उसमें चिपक जाएंगे और छलनी की एनालिसिस आपकी हो नहीं पाएगी। तो आप क्या करेंगे, जो 75 माइक्रोन से कम, जो 75 माइक्रोन से लेस देन सॉइल है, ये यूजुअली कौन सी सॉइल है कि 75 माइक्रोन से कम, क्ले या सिल्ट। तो बेसिकली क्ले या सिल्ट उसमें होगी और इस सॉइल का पार्टिकल का साइज़ निकालने के लिए, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हाइड्रोमीटर एनालिसिस करेंगे। तो इसको कहते हैं हाइड्रोमीटर। तो देखिए हाइड्रोमीटर एक इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से आप क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर एक इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से आप सॉइल की डेंसिटी निकालते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक सिद्धांत बता दूं, फिर उस फिगर्स में आते हैं। देखिए क्या होता है, हाइड्रोमीटर एक बॉटल टाइप की होती है, एक बल्ब होता है, बल्ब के ऊपर एक स्टेम होता है, उसको हम पर्टिकुलर उसमें डाल देते हैं, लिक्विड में डाल देते हैं। तो जिस सॉइल का हमको पार्टिकल साइज़ निकालना होता है, मतलब 75 माइक्रोन से जो फाइन सॉइल होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको एक जार में भर लेते हैं और उसके बाद पानी डाल देते हैं और शेक कर देते हैं। तो क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड स्टेट में आ जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोमीटर डुबा देते हैं। हाइड्रोमीटर डुबा देते हैं तो सॉइल के पार्टिकल की वजह से क्या होगा, क्योंकि उस सस्पेंडेड स्टेट में पानी की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो हाइड्रोमीटर क्या होगा, कम डूबेगा। धीरे धीरे वो पार्टिकल सेटल करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे वो पार्टिकल सेटल करना शुरू करेंगे क्या होगा, उस लिक्विड की डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। कम होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, हाइड्रोमीटर का डूबना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, मतलब हाइड्रोमीटर और नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो उस डेंसिटी को, जो हाइड्रोमीटर नीचे जा रहा है, पानी की डेंसिटी को हम रिलेट करते हैं कि जिस रेट से पार्टिकल सेट हो रहा है। तो क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो जल्दी सेटल करते हैं और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो देर में सेटल करते हैं। तो साइज़ कहीं ना कहीं रिलेट हो जाता है, जो कि सेटलिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और सेटलिंग वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, स्टोक्स लॉ से निकालते हैं। स्टोक्स लॉ जो आपने इंटर में पढ़ा होगा, उस स्टोक्स लॉ की मदद से हम सेटलिंग वेलोसिटी निकालते हैं। तो बेसिकली जो वेट एनालिसिस है, वेट एनालिसिस में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो एकदम क्लियर होता है कि वेट एनालिसिस में हम हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं और स्टोक्स लॉ की मदद से हम ये निकाल लेते हैं कि पार्टिकल का साइज़ क्या है, किस रेट से क्या पार्टिकल का साइज़ है और किसी पर्टिकुलर साइज़ से परसेंटेज फाइनर ऑफ साइज़ क्या है। तो सीव एनालिसिस में तो हमको क्यूमुलेटिव रिटेन से मिल जाता है, लेकिन क्यों और परसेंट पासिंग से मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोमीटर एनालिसिस में स्टोक्स लॉ की मदद से हम निकाल लेते हैं कि हमारा परसेंटेज फाइनर क्या है एक पर्टिकुलर साइज से। ठीक है, तो हमारा सॉइल का कंप्लीट जो है, चाहे वो कोर्स ग्रेन हो, चाहे फाइन ग्रेन हो, चाहे क्ले हो या सिल्ट हो, वो हमारा कंप्लीट एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन जाता है, जो हमको सॉइल के बारे में बता देता है कि सॉइल कितनी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, या उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है। तो नेक्स्ट सेशन में हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस देखेंगे और उसमें देखेंगे कि हाइड्रोमीटर एनालिसिस की सहायता से किस तरीके से हम पार्टिकल के साइज़ या परसेंटेज फाइनर निकालते हैं। थैंक यू। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में जो है हमने देखा था कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या ग्रेन साइज एनालिसिस जो हम करते हैं, उसमें हम बेसिकली सीव एनालिसिस यूज़ करते हैं। सीव एनालिसिस में एक ग्रेवल फ्रैक्शन होता है, एक सैंड फ्रैक्शन होता है, एक सेट ऑफ सीव होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हर में परसेंटेज फाइनर निकालते हैं और परसेंटेज फाइनर और जो सीव का साइज़ है ये हमको मदद करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ करने में।
हमने ये भी देखा कि जो सीव एनालिसिस होती है वो 75 माइक्रोन सीव तक ही होती है। 75 माइक्रोन से सीव जब साइज सॉइल का पार्टिकल का छोटा हो जाता है तो हमको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइड्रोमीटर एनालिसिस करनी पड़ती है या पिपेट एनालिसिस करनी पड़ती है। हाइड्रोमीटर एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे और ये हमें डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से पार्टिकल का साइज निकाला जाता है और किस तरह से परसेंटेज फाइंडर निकाला जाता है। तो देखिए हाइड्रोमीटर क्या होता है, इस तरह की ट्यूब होती है जिसमें एक पोर्शन होता है ये स्टेम, STEM स्टेम, और ये जो होता है बल्ब होता है। तो नीचे बल्ब होता है, ऊपर एक स्टेम होता है। स्टेम में मार्किंग बनी होती है, ठीक है। तो मार्किंग देखिए ऊपर से नीचे ये 0, 20, 40, 60 इस हिसाब से बनी होती है। तो देखिए क्या होगा, जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हाइड्रोमीटर ऊपर आएगा। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी हाइड्रोमीटर ऊपर आएगा, मतलब रीडिंग बढ़ेगी, और रीडिंग बढ़नी भी चाहिए क्योंकि हाइड्रोमीटर एक तरह से डेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो RH क्या है, RH इज़ हाइड्रोमीटर रीडिंग, ठीक है। RH इज़ हाइड्रोमीटर रीडिंग, ठीक। तो हाइड्रोमीटर रीडिंग क्या होगा, जब डेंसिटी, देखिए डेंसिटी से रिलेशन है, हाइड्रोमीटर मतलब डेंसिटी मेजरमेंट कर रहा है। जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा, ऊपर को जाएगा। तो हाइड्रोमीटर जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर को जाएगा। हाइड्रोमीटर ऊपर को जाएगा। हाइड्रोमीटर ऊपर को जाएगा तो क्या होगा, जो RH है उसका मान बढ़ेगा। अब जब डेंसिटी कम होगी, जब डेंसिटी कम होगी लिक्विड की, घटेगी, तो क्या होगा, ये हाइड्रोमीटर नीचे को जाएगा। तो हाइड्रोमीटर नीचे को जाएगा। जब नीचे को जाएगा तो क्या होगा, ये स्केल ऊपर को आएगा, तो क्या होगा, हाइड्रोमीटर की रीडिंग घटेगी। ये दिमाग में कंसेप्ट बना लीजिए, हाइड्रोमीटर की रीडिंग कैसे घटेगी और कैसे बढ़ेगी, ठीक है। H1 जो है, जो स्टेम है, देखिए ये बल्ब शुरू हो रहा है तो यहाँ जहाँ स्टेम ख़त्म हो रहा है उसकी और इस हाइड्रोमीटर रीडिंग के बीच के डिस्टेंस जो है दैट इज़ H1। और HE जो है ये इफ़ेक्टिव हाइट कहलाती है। HE जो है वो इफ़ेक्टिव हाइट कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है जो निकालना है हमको, दैट इज़ इफ़ेक्टिव हाइट। इफ़ेक्टिव हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, H1 लेते हैं प्लस 0.5 इंटू H। H क्या है, हाइट ऑफ बल्ब है। H क्या है, हाइट ऑफ बल्ब है। इस बल्ब की जो हाइट है वो H है। VH क्या है, वॉल्यूम ऑफ बल्ब। VH क्या है, वॉल्यूम ऑफ बल्ब। और AF क्या है, जिस जार में आप रखेंगे, जिस जार में हाइड्रोमीटर को रखेंगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो AJ है, AJ इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जार जिसमें रखे हैं। तो ये बेसिकली जो चीज़ है वो सेंटर से डिस्टेंस निकालती है, जो बल्ब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है, वहाँ से हाइड्रोमीटर रीडिंग का डिस्टेंस निकालती है। और बायंसी और फ्लोटेशन के लॉ को ध्यान में रखते हुए ये फार्मूला निकाला गया। तो ये फार्मूला कहाँ से आया है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फार्मूला होता है, इतना आप मान लीजिए, जहाँ पे हर चीज़ आपको मैंने समझा दिया। H इज़ हाइट ऑफ बल्ब, VH इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब, AJ जिस जार पे ये रखा हुआ है उस जार पे मिट्टी का सस्पेंशन होगा, उस जार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और H1 क्या है, H1 जो है स्टेम से लेके जहाँ स्टेम खत्म हो रहा है वहाँ से जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग है वो है। तो बेसिकली आप इफ़ेक्टिव हाइट ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम करते क्या है कि जो हमारा जो कैलकुलेशन है वो इफ़ेक्टिव हाइट से होता है, HE से होता है। तो हम करते क्या है, पहले ग्राफ बनाते हैं कैलिब्रेशन से कि हाइड्रोमीटर की रीडिंग अगर RH है तो HE का मान कितना होगा। अगर आपको RH पता होगा तो आपको ये सारी चीज़ें, ये तो देखिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये H1 की वैल्यू चेंज होगी तो H1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे और इससे आप HE की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन RH एंड HE। तो हमको जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग होती है उससे हम देख लेते हैं कि HE का मान क्या है। तो हर बार हम HE कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये H1 ये रीडिंग ही है हाइड्रोमीटर की, लेकिन हम हर बार इसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं कि हाइड्रोमीटर की रीडिंग यदि इतनी है तो HE का मान कितना होगा, हाइड्रोमीटर की रीडिंग अगर इतनी है तो HE का मान कितना होगा। तो इस ग्राफ से हम देख लेते हैं।
तो ये ग्राफ आपका किस पे डिपेंड करेगा? आपका ग्राफ डिपेंड करेगा आप जार कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप हाइड्रोमीटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो एक लैब में एक बार आप कैलिब्रेट कर लेंगे, दैट इज नोन एज कैलिब्रेशन। वंस कैलिब्रेशन इज बीइंग डन, तो आपको क्या RH पता होगा तो आप HE को निकाल सकते हैं, उस ग्राफ से सीधे निकाल लेंगे। इन सब कैलकुलेशन की ज़रूरत केवल कैलिब्रेशन के समय पड़ेगी, जो इक्विपमेंट्स को कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है। एक चीज़ और है कि कई बार जो है RH की जगह हम RC और HE के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। RC मतलब क्या होता है? करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग। RC इज करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग। RC इज करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग, मतलब बजाय हम RH और HE के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, हम RC करेक्टेड रीडिंग के बीच में ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। करेक्टेड रीडिंग हम कैसे निकालते हैं? करेक्टेड रीडिंग देखिए सिंपल है, RC इज इक्वल टू जो RH है हाइड्रोमीटर रीडिंग है, इसमें से हम पहले घटा देते हैं, एक जोड़ते हैं पहले मिनिस्कस प्लस माइनस CT माइनस CD, ये 3 करेक्शंस होते हैं। ये कहलाता है मिनिस्कस करेक्शन, मिनिस्कस करेक्शन। ठीक है। ये कहलाता है टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन। और ये कहलाता है डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। तो बेसिकली 3 करेक्शन होते हैं। जो मिनिस्कस करेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब हाइड्रोमीटर की रीडिंग जो आपने पढ़ी उसके बाद आप ये 3 करेक्शन अप्लाई कर देंगे। और ये 3 करेक्शन कौन कौन से होते हैं? एक टेम्परेचर का करेक्शन होता है, एक मिनिस्कस करेक्शन होता है और एक डिस्पर्सिंग एजेंट का करेक्शन होता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लें। देखिए मिनिस्कस क्या होता है कि जब आप पानी, आप जानते हैं कि जब हम वाटर यूज़ करते हैं तो वाटर और ग्लास के बीच में क्या होता है? एक एडिसिव फोर्स काम करता है, जिस एडिसिव फोर्स की वजह से जो लेवल है वो इस तरह का हो जाता है पानी का। तो बेसिकली आप पढ़ तो ये रहे हैं लेकिन एक्चुअल रीडिंग ये होनी चाहिए, दिस इज द एक्चुअल रीडिंग। ठीक है, एक्चुअल रीडिंग। तो हाइड्रोमीटर में क्या है, ये रीडिंग कम है और ये रीडिंग ज़्यादा है, तो इतना अमाउंट आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप एक बार हाइड्रोमीटर और वाटर में देख लेंगे कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है और ये कितना, ये ग्राफ कैसे आ रहा है, उस रीडिंग को आप बार बार हर एक एक्सपेरिमेंट में ऐड कर देंगे। तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली CM या मिनिस्कस करेक्शन। ठीक है। और ये मिनिस्कस में जो चेंज होता है वो किस वजह से होता है? वो मटेरियल की वजह से होता है, एडिसिव फोर्स की वजह से होता है। आप जानते हैं कि अगर मरकरी आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, ये शेप आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपको मिनिस्कस करेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम सॉइल में केवल वाटर यूज़ करते हैं इसलिए मिनिस्कस करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी। CT क्या है? टेम्परेचर करेक्शन है। तो आपने पूरा हाइड्रोमीटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैलिब्रेट किया होता है। ठीक है। तो मान लीजिए जिस पे आपने हाइड्रोमीटर को कैलिब्रेट किया है वो TC है, सपोज कर लीजिए। तो आपका एक्चुअल टेम्परेचर अब आप करने आए जिसमें आपने ग्राफ कैलिब्रेट किया है या जिसमें कैलिब्रेशन आपने किया है वो TC है। आपने मान के चला कि इस टेम्परेचर पे आइडियल कंडीशन है। वास्तव में जो टेम्परेचर है वो इससे कम हो सकता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब लिक्विड की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रीडिंग ज़्यादा शो करेगा। रीडिंग ज़्यादा शो करेगा तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ताकि आप आइडियल कंडीशन में इसको ला सकें। यदि टेम्परेचर TC के बराबर है, जो कैलिब्रेशन TC इज कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर। यदि TC के बराबर है तो आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, CT का मान जो है 0 होगा। ठीक। और यदि T का मान TC से ज़्यादा है तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी तो आपकी रीडिंग कम हो जाएगी। रीडिंग कम हो जाएगी तो आपको बढ़ाने के लिए रीडिंग कुछ मान बढ़ाना पड़ेगा, तो CT का नेचर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्लस माइनस इसीलिए लिखा है कि अगर ये कैलिब्रेटेड टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और कम है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक। उसके बाद ये डिस्पर्सिंग एजेंट, देखिए अगला पॉइंट है डिस्पर्सिंग एजेंट। डिस्पर्सिंग एजेंट में क्या होता है कि जो सॉइल होती है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं।
आप जानिए कि जो क्ले होती है दैट इज़ 0.002 mm, 75 माइक्रोन से कम जो होती है फाइन ग्रेन सॉइल होती है, ये इसकी सरफेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कई बार ऐसा है कि बहुत बारीक सॉइल है या मान लीजिए उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो वो इस तरह से आपस में चिपक जाते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। तो आपको लग रहा है ये बड़ा पार्टिकल है, बट ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल आपस में सरफेस फोर्स के कारण चिपक गए। तो इसको कहते हैं फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन। तो ये फ्लॉक्यूलेशन, अगर फ्लॉक्स बन गए, उसके समूह, फ्लॉक मतलब झुंड, अगर इसके समूह बन गए तो आपकी क्या दिक्कत होगी, आपके सॉइल के पार्टिकल्स बड़े दिखने लगेंगे। तो आपकी एनालिसिस, अगर जब तक आप इसको अलग नहीं करेंगे तब तक ये एनालिसिस आपकी गलत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं आप, डिस्पर्सिंग एजेंट इसमें मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट। डिस्पर्सिंग एजेंट मतलब क्या होता है, वो एजेंट जो इन फ्लॉक्स को अलग अलग कर दे, डिस्पर्स कर दे, वो अलग अलग डिस्क्रीट पार्टिकल हो जाए। ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल होंगे तो आप की एनालिसिस सही होगी। तो डिस्पर्सिंग एजेंट के लिए आप क्या करते हैं, आपका जो IS कोड कहता है वो कहता है कि 1 लीटर पानी लें, इसमें आप 33 ग्राम जो है वो सोडियम हेक्सा मेटा, एक मिनट मैं देख लूँ, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, ये मिला देते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर पानी में आप क्या करेंगे, 33 ग्राम लगभग सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट मिला देंगे। ये सोड मतलब सोडियम, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट मिला देंगे, और लगभग 7 ग्राम जो है वो सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इस लिक्विड को आप यूज़ करेंगे अपने जार में, तो क्या होगा कि ये सॉइल के फ्लॉक्स नहीं बनेंगे और पार्टिकल जो है डिस्क्रीट रहेंगे और अलग अलग रहेंगे, और आपको सेटलिंग वेलोसिटी सही सही मिल जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आ जाते हैं जो भी आपने पढ़ा हाइड्रोमीटर के बारे में। तो हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, हाइड्रोमीटर जो सिद्धांत पे काम करता है दैट इज स्टोक्स लॉ। तो हमने यहाँ देखिए सारे करेक्शन देख लिए, ये हाइड्रोमीटर रीडिंग है, ये करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग है, ये मिनिस्कस करेक्शन है, टेम्परेचर करेक्शन है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन है। ये भी बता दिया मैंने आपको कि ये पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है, ये टेम्परेचर की वजह से क्यों होता है, और डिस्पर्सिंग एजेंट क्यों यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, और उसका क्या फ़ायदा होता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। अब हम आते हैं जो आपने इंटर में पढ़ा है उसको थोड़ा सा फिर रिवाइज करते हैं, दैट इज स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा है इंटर में। ये स्टोक्स लॉ वहाँ भी यूज़ होता है जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। सॉइल मैकेनिक्स में भी हम मानते हैं कि ये पार्टिकल जो है ये स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं सॉइल के। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए पहले स्टोक्स लॉ समझते हैं फिर उसका करेक्शन कर लेंगे। मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, ठीक है, ये कोई सॉलिड स्फीयर है जिसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो दी हुई है। ठीक है, पहले हम लॉ पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद सॉइल में उसमें करेक्शन कर लेंगे। और ये कोई लिक्विड है और जिस लिक्विड की मान लीजिए डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, मान लीजिए लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, एक स्टील का बॉल है जिसकी डेंसिटी रो है। तो जब हम इस बॉल को ड्रॉप करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक इसका वेट काम करेगा, तो वेट ऑफ स्फीयर ये नीचे काम करेगा। जैसे ये नीचे जाना शुरू होगा इसके वॉल्यूम के बराबर क्या होगा, वाटर एक अपलिफ्ट फोर्स लगाएगा, तो दैट इज यू, एक अपलिफ्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, अपलिफ्ट फोर्स कितना होगा, जितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर अपलिफ्ट फोर्स होगा। एक फोर्स और लगेगा जो कहलाएगा ड्रैग फोर्स, विच इज नोन एज एफ डी जो है ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है स्फीयर के लिए 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ पे ईटा जो है ये विस्कोसिटी है। कौन सी विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। आर क्या है, इस स्फीयर का रेडियस है, वी क्या है, वेलोसिटी है। तो अब देखिए जो फोर्सेज हैं, एक फोर्स नीचे लग रहा है, दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं। तो नीचे फोर्स क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी
इंटू जी, दैट इज द वेट। ठीक है, थोड़ी देर कर बराबर मान लेते हैं। ऊपर की ओर जो फोर्स काम कर रहे हैं वो कौन से काम करेंगे, एक अपलिफ्ट फोर्स कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू लिक्विड की डेंसिटी जो कि है सिग्मा, और प्लस एक अपलिफ्ट फोर्स लग रहा है जो कि है 6 पाई ईटा आर वी। अब आप एक चीज़ समझिए, इनिशियली जब आप ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, वेट इसका ज़्यादा होगा कंपेयर टू अपलिफ्ट फोर्स, तो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो इनिशियली ये वेलोसिटी जब ज़ीरो होगी, ये समझिए जब ये वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ये पूरा कंपोनेंट ज़ीरो होगा। जैसे इसको ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इस स्फीयर की और इस लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो एक नेट फोर्स नीचे लगेगा। जब नीचे फोर्स लगेगा तो ये स्फीयर एक्सेलरेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। ड्रैग फोर्स ये बढ़ता जाएगा तो ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। ये कंपोनेंट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इनिशियली ये बराबर नहीं है, इनिशियली ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है। धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डिफरेंस रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, एक नेट फोर्स नीचे को लगेगा। नेट फोर्स जब तक लगेगा तो क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये ग्रेटर नहीं रह जाएगा, ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। जहाँ पे ये फोर्सेस बराबर हो जाएंगे उस केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर स्फीयर में नेट जो फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन नेट फोर्स ज़ीरो होने पे क्या रुक जाएगा, ये नहीं रुकेगा। इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, उसमें जी का इफेक्ट नहीं होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, जो स्टोक्स लॉ का सिद्धांत है। दिस इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा कि इसका हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लिया। तो यहाँ से अगर आप देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया बेसिकली 4/3 रो माइनस सिग्मा, इसको यहाँ ले आया, आर स्क्वायर इंटू जी इज इक्वल टू 6 ईटा वी टी। ठीक है, ये कट गया, देखिए ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये हो गया 2/9 और ये हो गया रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी, ठीक, इज इक्वल टू वी टी। कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं डाया में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1/18 हो जाएगा, एक एन भी बच गया, और ये हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक। और इसको जी को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू जी। सिग्मा इंटू जी क्या हो जाएगा, पानी की डेंसिटी हो जाएगी विच इज़ गामा डब्लू, ठीक है। और गामा डब्लू को मैं बाहर ले लूँ तो ये एक्सप्रेशन आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा आपसे। तो डी स्क्वायर जी माइनस 1 गामा डब्लू, ये हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी वी टी। तो ये एक्सप्रेशन आप निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा, यहाँ तक आ गया, यहाँ भी निकल जाएगा। केवल गामा एस अपॉन गामा डब्लू आपको जी के बराबर करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर गामा डब्लू जी माइनस 1/18 एन, जहाँ पे एन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी है, और वी टी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, और टर्मिनल वेलोसिटी बराबर होता है, ये देख लीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी वी टी विल बी इक्वल टू क्या होगा, एच ई अपॉन टी। एच ई आप निकाल चुके, अपॉन टी, मतलब समय के साथ साथ क्या होगा, पार्टिकल सेटल करेंगे। सेटल किस रेट से करेंगे, जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतने ही बड़े पार्टिकल पहले सेटल करना शुरू कर देंगे। तो देखिए डायमीटर ऑफ साइज़ यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेट हो गया, और टर्मिनल वेलोसिटी आपकी इफेक्टिव हाइट से रिलेट हो गई, और इफेक्टिव हाइट को आप क्या है, कैलिब्रेशन टेबल से निकाल लेते हैं। तो बेसिकली इफेक्टिव हाइट आपकी निकल गई, तो आपको एक रिलेशन ये मिल गया कि किस साइज़ के पार्टिकल कितने समय में कैसे सेटल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा डिस्कशन था जो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में लिया।
जहाँ पे हमने ये देखा कि स्टोक्स लॉ किस तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं और जो डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे।